क्या मोबाइल से ऑन कर दो आगे करेंगे। बस चल भाई इधर ध्यान दे। देखो भाई आप लोग छोटे हो करके इतने दिन चला लिया है, अब आप लिमिट बाहर जा रहा है। अब एक लेवल થી વધારે બહુ થઈ ગયું તમારા લોકોનું। આજે લાસ્ટ વોર્નિંગ છે, જે નહીં ભાવે એનું નામ લઈશ, પ્રેમથી બહાર જશે, નહીં તો હું બહાર જઈશ। એક જ ઓપ્શન છે, કાં તો લેક્ચર થશે કાં તો નહીં થાય। શું કરવું છે? આટલો ટાઈમ બગાડવાનો જ ન હોય। અત્યારે કોન્કેવ મિરર પતી ગયો હતો આપણો। प्लेन मिरर में 15 मिनट का काम है, फिर भी मैं सारी बुक से जितना भी कंटेंट है वो सारा करा रहा हूँ। 3 लेक्चर प्लेन मिरर में कोई नहीं देता है। वी हैव डेडिकेटेडली गिवन 3 लेक्चर्स ओनली फॉर प्लेन मिरर। तो एक लिमिट में रहो, वरना मैं अपने हिसाब से कंटेंट स्किप करता जाऊंगा। चलो इधर ध्यान दो। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, 2-3 बातें करी थी। किसी को समझ में नहीं आया था वो थियरी। 5 मिनट में फटाफट मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या किया था। देखो अगर कुछ बोलना है तो क्लास में रिस्पॉन्ड करना है, बाकी का कुछ फालतू बात करनी है बाहर चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर इज डिस्कस टू, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वही डिस्कस होता है इधर। ऐसा नहीं है कि खाली थियरी करा के आप पे छोड़ दिया कि अपने हिसाब से कर लेना, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। पूरा सीक्वेंस ऐसे बनाया हुआ है कि भाई प्रॉपरली आपको सब कुछ समझ में आ जाए इधर ही। तो एक डेकोरम मेंटेन करो। एक लेक्चर ऐसा है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक लेक्चर भी ऐसा टाइम पास वाला नहीं है जिसमें से कुछ नहीं आएगा। तो वी हैव डिस्कस्ड वेलोसिटी, लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में या फिर पास्ट ईयर्स में जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ा तब आपको पता होना चाहिए। ये आपको सब चीज़ें जो भी मैं एक लेक्चर से गा रहा हूँ आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को आइडिया था कि ऐसा नहीं होगा। कहाँ पे है? कोई एनसीईआरटी में है कोई थियरी जो मैंने कल करवाई है? तो इधर थोड़ा ध्यान दो कि एक एक लेक्चर में टाइम लग रहा है। आपके हिसाब से मैं पूरा कंटेंट रेडी करके आ रहा हूँ कि क्या आपको नहीं आता है, उसमें कितना फोकस करना चाहिए, कौन सी थियरी के ऊपर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। किसी को आइडिया ही नहीं है कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको आता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स निकालना आता था? कभी देखा ऐसा क्वेश्चन जीवन में? तो एवरीथिंग इज पर्टिकुलरली पिक्यूलियरली डिजाइन फॉर यू कि एक एक क्वेश्चन जहाँ से आता है उसी पैटर्न में हर एक थियरी के पीछे कनेक्ट किया हुआ है। इधर ध्यान दो। तो सिचुएशन हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, हमने बात करी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2। कल देखा था कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, इन तीनों में से क्या कांस्टेंट रहेगा जब वो मीडियम चेंज करेगा? तो लॉजिकली हमको पता है फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। फिर मैंने बात करी कि सपोज ये रेयर मीडियम था या डेंसर मीडियम था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया था? बिकॉज लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट विल कंटेन इलेक्ट्रिक फैक्टर एंड मैग्नेटिक फैक्टर। ये कौन है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये कौन है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। दोनों की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के बारे में कल बात करी थी, वो क्या था? 1/√μ0 एप्सिलॉन r एंड एप्सिलॉन नॉट μr, ऐसा कुछ था। अब सपोज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट तो कौन है? c है, तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं। या तो रेशियो ले लो या तो वैल्यू रख दो। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो कल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, तो ऐसे समझ सकते हैं इसको, √μr एप्सिलॉन r। पाची पाची
चलो भाई इधर ध्यान दो. Now we have seen this particular formula in class 10 कि velocity in any medium can be obtained by speed of light in air upon n, where n was the refractive index. इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या आएगा, रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर. अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मीडियम की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी देते हैं, दोनों में से किसी एक की, कोई एक फैक्टर नहीं, बरोबर ऐसा ही है, n इक्वल टू दिस. कंपेयर करने दोनों इक्वेशन को, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मीडियम, तो ये बन जाएगा n. लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या चल रहा है. फिर से एक बार ध्यान दो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, c इजिकल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इन रूट. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन रूट, असल में इधर लिखते थे 1 अपॉन म्यू एम एप्सिलॉन एम. फिर एप्सिलॉन एम की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसकी जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर. कैसा आया था, कल कराया था सब कुछ. लॉजिकली क्लियर है क्या बोल रहा हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ऐसा कुछ बनेगा. फिर इन दोनों का रेशियो ले लो. अगर रेशियो समझ में नहीं आया, कल रेशियो से किया था हमने, तो लॉजिकली यही भी समझ सकते हैं कि दोनों रूट को अलग कर दो. तो 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, c, तो उसकी जगह c लिख सकते हैं. तो लॉजिकली क्या आया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई सम फैक्टर. ये मैंने कल कराया था आपको कि सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो लॉजिकली करके देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू एयर में उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो लॉजिकली भी हमें पता है कि ग्लास इज द डेंसर मीडियम देन एयर, तो उसमें स्पीड कम होनी चाहिए, तो कम हो रही है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड इन द मीडियम. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फैक्टर बाय विच. तो लॉजिकली ये सब समझाना जरूरी नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए. यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो ये मिल जाएगा. समझ में आ रहा है. दैट्स हाउ एमसीक्यू कैन बी सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला. अब लॉजिकली हमें रिलेशन लाना था. ये एक्चुअली कल मैंने इसलिए कराया था कि हमने एक रिलेशन पहले लेक्चर में ये लाया था, v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2. ये कहाँ से आया था कि भाई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमको पता है. जिसको नहीं पता है, फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चीज़ यही डिस्कस करी थी, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू एफ लैम्डा. हमको पता है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर ऐसा दोनों का मैं अगर वेलोसिटी लिखता हूँ दोनों मीडियम का, तो ऐसा लिख पाऊंगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वही का वही रहेगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. दोनों का रेशियो लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो करके वो रिलेशन हमको मिलेगा v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2. नाउ यहाँ से अगर मुझे रिलेशन बनाना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इक्वल टू c अपॉन n1, ऐसा लिख सकता हूँ. इससे कंपेयर करके लिखो वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो वेलोसिटी इन मीडियम 1 v1 लिखो, कंफ्यूजन ना हो. v1 इक्वल टू c बाई n1, v2 इक्वल टू c बाई n2. लॉजिकली सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इट विल बी डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. समझ में आ रहा है. एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिमिलरली फॉर मीडियम 2 इन दोनों का रेशियो लूंगा तो इधर क्या लिख सकता हूँ, n2 बाई n1 लिख सकता हूँ. नहीं समझ में आया. v1 बाई v2, c1 बाई n1, c बाई n2, c कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा n2, और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा, तो n2 बाई n1. समझ में आ रहा है क्या किया. तो दिस इज द मेजर रिलेशन जहाँ से आपके गुजकेट के लिए और 1 मार्कर एमसीक्यू के लिए ये पूरा रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि हाउ वेलोसिटी इज कंपेयर्ड टू लैम्डा, हाउ वेलोसिटी इज कंपेयर्ड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज द रिलेशन ऑफ वेव. पिछले साल का जो वेव ऑप्टिक्स था और इस साल का जो वेव ऑप्टिक्स है, उसमें ये रिलेशन है कि आपको पता होना चाहिए लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन. तो ये एक फॉर्मूला रट लो और नीचे लिख दो कि भाई फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. तो कोई भी एमसीक्यू के लिए ये करा था, कल करने की कोशिश करी थी.
डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको खाली पता होना चाहिए कि भाई सी का फॉर्मूला ये होता है, CM का फॉर्मूला ये होता है। तो लॉजिकली हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि किसका क्या फॉर्मूला है, बोर्ड्स के हिसाब से ये काम का है। और जो नीट JEE के लिए देख रहा है उसको ये सब पता होना चाहिए कि हाउ मैग्नेटिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रिक फैक्टर आर देयर टू ऑब्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लॉजिकली सब समझ में आ रहा है, कल ये किया था हमने। तो एक बार जिसको जो भी समझ में नहीं आया एक बार लिख लो, कोई भी डाउट है एक बार पूछ लो। देखो कल कराया हुआ इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो एक बार। क्या थी, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो लॉजिकली V1/V2 इक्वल टू λ1/λ2, इट विल बी इक्वल टू N2/N1। यहाँ से MCQ आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम के MCQ निकाल के देखोगे तो उसमें यहाँ से 2-3 MCQ दिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज में से 3 MCQ आते हैं, वेव ऑप्टिक्स में से भी 3 MCQ आते हैं। समझ में आ रहा है हाउ दिस चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कल हमने बेसिक आइडिया देखा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का और वेव ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, तो कभी लाइट विल बिहेव इन अ नॉर्मल वे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन किस में आता है, क्या डाइफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे? कल हमने सीखा था कि भाई इफ सोर्स ऑफ लाइट इज देयर, एक बल्ब लगाओ, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लो, उसमें एक होल कर दो 1 सेंटीमीटर का, और यहाँ से अगर लाइट आती है तो उस तरफ स्क्रीन पे 1 सेंटीमीटर के जो होल है उसमें से सर्कुलर लाइट दिखेगी सामने की तरफ। तो वो क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आएगा। बिकॉज जब लाइट उसकी वेवलेंथ से बहुत बड़े स्लिट में से पास होती है तो वो नॉर्मली बिहेव करती है। नॉर्मल फिनोमिना जो लाइट के होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सब देखने को मिलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये सब नॉर्मल फिनोमिना है। पर जब लाइट की जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल कोई स्लिट में से अगर वो पास हो तो उसका पाथ से वो डेविएट हो जाती है और वो कम्प्लीटली डिफरेंटली बिहेव करती है। मतलब जो रेगुलर फिनोमिना हमको पता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उससे कुछ नया ही फिनोमिना देखने को मिला। वन इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, और डाइफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है या डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो वेव ऑप्टिक्स कब काम आता है, जब लाइट इज पासिंग थ्रू द स्लिट विच इज कंपेरेबल टू इट्स वेवलेंथ। ये कल लिखा हुआ है हमने सब कुछ। When light is passing through the slit which is very very greater than its wavelength, then we will study geometrical optics. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके एक नाम दिखाया था। तो ये सब लॉजिकली कल हमने सॉल्व किया था। फिर रिफ्लेक्शन के 2 लॉस किए थे कि भाई इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑल द थिंग्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एंगल और नॉर्मल टू द सरफेस, वो सब कुछ एक ही प्लेन में लाई करता था। और क्या सीखा था इसमें कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा को प्लानर वेक्टर का, वो क्या आएगा, 0। और लास्ट में उसके 2 क्वेश्चन लिए थे कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी आर्क वाले ऑब्जेक्ट पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो देयर इज 2 मेथड्स। क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप वाली एक मेथड थी जिसमें हमने ऐसा कुछ किया था कि अगर पूरा सर्कल है तो नॉर्मल उसको एक्सटेंड कराओ और कंपोनेंट निकालो, आंसर आ जाएगा। तो दूसरा मेथड क्या है, फॉर एनी काइंड ऑफ कर्व अदर देन द सर्कल। दूसरा कोई भी अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो सिमिलरली वी विल जस्ट फाइंड द स्लोप। ये पैराबोलिक वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि एक लाइट का रे आया और वो परपेंडिकुलर चला गया, देन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स दिस एक्स वाई जहाँ पे वो रे स्ट्राइक हुआ था। इस पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ था x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब पहले वाले केस में तो सिंपल है कि जब ऐसा कोई अगर सर्कल है, मतलब कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें सिंपली हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, रे आएगा, रे जाएगा, इसे हमें जो एंगल है वो पता चल जाएगा और इसके 2 कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वेक्टर के कंपोनेंट निकालने सबको आते हैं। एंगल वाला कंपोनेंट r cos, एंगल के सामने वाला r sin। यहाँ लॉजिकली क्या करना था, वी हैव टू फाइंड स्लोप। इसका स्लोप ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। अब ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ऐसे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एंगल बनता है 45
ये 90 माइनस 45 तो वापस 45, ये z बन के ये 45 इधर आ गया। लॉजिकली समझ में आया कैसे शिफ्ट हुआ 45? फिर तो हमें कुछ करना नहीं है, tan थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली tan थीटा इक्वल टू tan 45 इक्वल टू क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। tan 45 की वैल्यू 1, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dx इक्वल टू 2y dy, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y। तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो तो x इक्वल टू 1 अपॉन 4 मिल जाएगा। बस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कल का लेक्चर शायद सबको समझ में आ गया होगा, जिसको भी नहीं समझ में आया वो बाद में पूछ लेना। Now most important aspect for your boards, प्लेन मिरर में सब कुछ समझ में आ गया था? Should I repeat or we will go ahead? ठीक है, चल कोई बात नहीं। प्लेन मिरर के बाद उसमें दो पोर्शन आते हैं, फील्ड ऑफ व्यू एंड इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेट कैसे होते हैं वो सीखना है। बाहर जाने हुई जाना, कोई हैरान ना करे खोटो, ये मारो गंदो अवाज सांभळवानो છે બેઠા બેઠા। चलो फटाफट इधर ध्यान दो। हमने कल सीखा था कि भाई इधर बहुत बड़ी आंख बनाई थी। बस बस इधर ध्यान दो। लॉजिकली क्या सीखना था कि यहाँ से जो रे निकल के आंखों में जाते हैं वहाँ से हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। यहाँ से एक रे सीधा भेजा तो वापस आ जाएगा, एक θ1 एंगल पे भेजा तो θ1 एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये θ1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो रे आया कहाँ से होगा, तो भाई इमेज में से आया होगा। दिस वर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमें करना क्या था कि भाई कोई भी प्लेन मिरर के केस में अगर मिरर को हटा दो और ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो तो भी ऐसा ही दिखेगा जैसा इमेज मिरर में दिख रहा है। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि रिमूव द मिरर फ्रॉम दिस सेक्शन और आँख को वहीं रहने दो और ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाओ, तो भी सिचुएशन क्या होगी, सेम सिचुएशन होगी। तो विच मीन्स मिरर हो कि ना हो, ऑब्जेक्ट सिमिलरली बिहेव करता है। समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्शन होने से इमेज मिलता है। तो अब इमेज फॉर्मेशन सीखना है कि इमेज फॉर्मेट कैसे होता है। व्हाई डू वी सी इमेज? टेंथ क्लास में जैसे कॉनकेव मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन सीखते थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से, सिमिलर केस। सपोज वी हैव मिरर एंड ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हियर, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा तो किस तरफ मिलेगा? सपोज कंसिडर दिस बोर्ड इज अ मिरर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, तो क्या मेरा इमेज अंदर बनेगा? ऐसे आप बोर्ड ने તમે માની લો મિરર અહીંયાથી લઈને ત્યાં સુધી, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या मेरा इमेज अंदर बनेगा? यहाँ से लेकर के वहाँ तक मान लो मिरर है, मतलब भेगा था ना बोलो, शांति रखो, पहला सवाल समझो। सवाल क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मिरर है, एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है वो सिखा रहा हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे इमेज तो बनेगा और वो उस तरफ वाले स्टूडेंट्स को दिखेगा। समझ में आ रहा है? हम यहाँ खड़े हैं तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन इमेज तो फॉर्म करेगा। सो देयर इज अ रूल टू फॉर्म एन इमेज। वो सीखना है कि भाई मिरर है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, इमेज तो बनने ही वाला है। ये हमने कल सीखा है। कैसे कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है। अब मिरर को हटा दो, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, तो भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही दिखेगा जैसा इमेज दिख रहा था। समझ में आ रहा है? तो उसी लॉजिक से हमें क्या सीखना है कि मिरर भले नहीं है, मिरर को एक्सटेंड करो। मिरर को एक्सटेंड करने के बाद एक परपेंडिकुलर रे भेजो, वही वापस आएगा, उतने ही डिस्टेंस पे आपको इमेज मिल जाएगा। सपोज आई एम स्टैंडिंग 2 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो इमेज भी 2 मीटर अंदर मिलेगी। दिखेगी नहीं दिखेगी वो बात की बात है।
दिखेगी, मुझे नहीं दिखेगी पर किसी और को दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो इमेज फॉर्म कैसे करना है इसके बारे में ये डायग्राम बनाओ और जो लिखवाता हूँ वो लिखो। कल की थियरी से आगे बढ़ना है। कल की थियरी जो थी प्लेन मिरर, व्हाई डू वी सी इमेज, इमेज प्लॉटिंग भी लिख सकते हैं। કઈ ભાષામાં કહું લા યાર, એક શાંતિ મેન્ટેન રાખો તો કન્ટેન્ટ ડિલિવર થાય। વચ્ચે વચ્ચે કઈ ને કઈ બોલ 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 બોલ। चलो भाई फटाफट कंसेप्ट लिखो। प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्या था कि डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट u इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू द मिरर। ये कल हमने किया हुआ है, v इक्वल टू u। अब इमेज प्लॉट कैसे करते हैं, ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद लिखो इमेज प्लॉटिंग, इमेज प्लॉटिंग इन प्लेन मिरर। टू फाइंड एन इमेज, extend the mirror. To find the image, simply extend the mirror and apply the concept of object distance equal to image distance. देखो चीजें इतनी हार्ड नहीं है जितना आपके बिहेवियर से वो हार्ड बन रही है। तो दिस इज द लास्ट वार्निंग, आइदर यू कैन स्टे इन द लेक्चर आइदर आई कैन स्टे इन द लेक्चर। क्या करना है बोल दे भाई तानिश, क्या प्रॉब्लम करना है? धीमे धीमे कमेंट पास करवानू बंद कर। तू ध्यान दे, इधर प्लेन मिरर से हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो या तो तू 2 मार्क्स ले जा इधर से क्वेश्चन सॉल्व करके, या तो पूरा टाइम सबका वेस्ट हो रहा है तुम 3-4 लोगों की वजह से। पांच मिनिट चूप રહેવાનું નહીં, કોન્સ્ટન્ટલી ચૂપ રહેવાનું છે અને રિસ્પોન્સ ખાલી કન્ટેન્ટ નો કરવાનો, બીજો ફાલતુ કોઈ રિસ્પોન્સ જોઈતો નહીં વચ્ચે। ये एनसीईआरटी में प्रॉपरली दिखाया नहीं है कैसे करना है, ऐसा कोई कंसेप्ट कहीं पे नहीं है। ये अपने हिसाब से जिस तरीके से दूसरी बुक से लिया हुआ है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके लिखा रहा हूँ आपको कि क्या करना है एक्चुअली। इस पर्टिकुलर सेम फॉर्मेट में नहीं मिलेगा कहीं पे। सिंपल प्लेन मिरर का कंसेप्ट इतना होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये हमको 10th क्लास में सिखाया था, मैं इसको स्किप कर सकता था कि आपको पता है जाने दो, पर वो कैसे आता है वो कंसेप्ट है जो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको सीखना है कि यू हैव टू फाइंड सिमिलर ट्राइंगल्स लाइक दिस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
ये फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम पास नहीं है, ये सबका काम आगे आएगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन अदर टॉपिक ऑल्सो। बाकी ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि फाइंड द सिमिलर ट्राइंगल्स। ऐसा कोई स्टाइल नहीं मार रहा हूँ कि मेरे को आ रहा है, इसकी ज़रूरत है। तो लॉजिकली क्या हुआ कि मिरर है, ऑब्जेक्ट मिरर के फील्ड ऑफ व्यू से दूर रखा हुआ है, फिर भी इमेज तो बनेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा दैट इज फील्ड ऑफ व्यू, वो बात की बात है, वो आज के लेक्चर में ही आएगा। पर इमेज प्लॉटिंग, इमेज बनेगा कि नहीं, क्योंकि इमेज विल ऑलवेज फॉर्म। कैसे फॉर्म करेगा? अगर मिरर नहीं है फिर भी सेम डिस्टेंस पे वो बन सकता है। समझ में आ रहा है? मेरे सामने अगर मैं 5 मीटर दूर एक मिरर इमेजिन करूं तो 5 मीटर अंदर इमेज मिलने ही वाला है, वो बाय डिफॉल्ट रूल है। समझ में आ रहा है? तो मिरर है कि नहीं है, इमेज तो बनेगा, वो हमको लॉजिकली समझ में आ रहा है। तो मिरर को एक्सटेंड करो और इमेज को बना दो। अब इमेज कैसे बना होगा, उसके लिए हमें रे सीखने पड़ेंगे। तो पहला रे ऑब्जेक्ट से निकालो, वन एंड ऑफ मिरर पे भेजो, या फिर ये तो फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, बाद में करते हैं इसको डिस्कस। ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा। अब ये इमेज कहाँ दिखेगा, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन से अगर कोई उसको ऑब्जर्व करेगा यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है, तो वो इमेज को देख पाएगा। यहाँ मैं नहीं देख पाऊंगा। लॉजिकली देखो तो यहाँ से वहाँ तक अगर मिरर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा इमेज अंदर बन रहा है, पर वहाँ के लोग इमेज को देख पा रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये रेंज જ શીખવાની છે, ધ્યાન રાખશો તો બધું આવશે। તારા મગજમાં જે બી ડાઉટ છે ને એ બધું કેસેટમાં છે જ, ખાલી ધ્યાન રાખો તો બધું જ સમજ પડશે। મારો ટાઈમ ઓછો બગડશે। तो लॉजिकली आपको सिर्फ लिखना है इमेज प्लॉटिंग। ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद लिखना है कि भाई टू फाइंड एन इमेज सिंपली एक्सटेंड द मिरर एंड अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ u इक्वल टू v। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? यहाँ से। प्लेन मिरर का कंसेप्ट है जो हमको 10th क्लास में आता है, पर इसका यूज कैसे लेना था वो ऐसे लेना था। लॉजिकली समझ में आ गया? इतना लिख लिया। चलो फटाफट लो। मैच नहीं था ये, आगे जाइने आटला पट्टामांथी इमेज देखाशे। इफ यू वॉन्ट टू सी एन इमेज तो यहाँ से आपको इमेज दिखेगी, आटला भागमांथी देखाशे। आगे फरीवार आवशे, हमणां ना लखशो ने फील्ड ऑफ व्यू अलगथी बनावीश, हमणां ना करशो। लिखो रेस कमिंग फ्रॉम द प्लेन मिरर rays coming from the plane mirror is exactly same is ray coming from object। कि ऑब्जेक्ट में से जैसे रे निकल के आते हैं वैसा ही इल्यूजन प्लेन मिरर क्रिएट करता है। तो भले ही मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये लिख लिया प्रॉपरली। टू फाइंड एन इमेज सिंपली एक्सटेंड द मिरर एंड अप्लाई द कंसेप्ट। फिर एक चीज लिख लो, सेंड द रे परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है? कि मिरर को परपेंडिकुलर रे भेजो, तो वो 0 डिग्री पे गया तो 0 डिग्री में वापस आएगा, तो सेम डिस्टेंस पे इमेज मिल जाएगा। मतलब ये जो अप्लाई किया वही करना कैसे है वो उसकी मेथड है।
सीक्वेंस वाइज कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर चलो इधर ध्यान दो। सिंपल कंसेप्ट आपको पता है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? प्लॉट द इमेज। प्लॉट इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड फ्रॉम द 2 meters फ्रॉम ओरिजिन and the mirror is situated as given in the diagram at 30 degree from the x-axis. We have to find the image for this particular object. कहाँ पे मिलेगी इमेज? इमेज के कोऑर्डिनेट्स लाने हैं। What will be the coordinates of image? सिंपली क्या मेथड क्या है? एक्सटेंड करने की ज़रूरत है मिरर को? नहीं है, बिकॉज वो मिरर के सामने रखा हुआ है। तो सिंपली ड्रॉप अ परपेंडिकुलर रे, यहाँ से परपेंडिकुलर रे को भेजो, ये जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे अंदर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? कुछ भी समझ में नहीं आया? लॉजिकल देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मिरर है। हमको पता है ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उतना ही अंदर मिलता है। तो लॉजिकली कंपेयर करो इसको कि यहाँ से परपेंडिकुलर रे भेजो, अब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही अंदर होगा। तो सिमिलर ऐसा ही पॉइंट वाई एक्सिस पे कहीं पे होगा। दिस इज योर इमेज। तब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो कैसे बताओगे? हाँ बराबर। ये 60 बन जाएगा, यहाँ पे भी 30 होगा, 30 30 60। मैं बातें बंद करो, कौन से है यार? मतलब परपेंडिकुलरली यहाँ से लॉ पढ़ो। करना क्या है? टू फाइंड एन इमेज सिंपली एक्सटेंड द मिरर। मिरर को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तो 60 तक करो, 30 30 60 हो। वो 45 डिग्री ले ले बस, चल। अब हो जाएगा। 30 डिग्री से भी होगा पर बढ़िया हो रही है पर आंसर था उसे। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आखू वाई एक्सिस पर ना ले जाओ, आमा ले जाओ। एट सेम डिस्टेंस सिचुएटेड फ्रॉम द
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ से जितना दूर है उतना ही अंदर मिलेगा। ये एंगल दिया हुआ होगा, मिरर दिया हुआ होगा। हमें करना क्या है? टू फाइंड एन इमेज, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू मिरर। तो ऑब्जेक्ट टू मिरर जो ड्रॉप किया दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और उतना ही डिस्टेंस उधर होगा v। तो लॉजिकली हमको इतना पता है, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर से। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2 तो ये भी 2। तो ये 2 के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 cos 60, 2 sin 60। ऊपर से यार, चलो सब इधर ध्यान दो, बातें बंद, एकदम चुप। आपको सॉल्व करें ना, बहुत शांति रख। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, एकदम चुप, इधर ध्यान दो। मैं आवाज बंद कर यार, वे चुप एकदम। एक लिमिट हो, भनू जगह बाहर जाओ जो भाई है। अब दुख काले पति जाऊ जो तू નથી એનસીઆરટી માં, પણ છે આના ક્વેશ્ચન ગુજકેટમાં, નહીં કરવું, છોડ દેવું છે। બુદ્ધિ વગરની પબ્લિક છે एकदम। सिंपली क्वेश्चन कैसा है कि नॉर्मल मिरर अगर आपको सीधा दिया हुआ है तो कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, काम हो जाएगा। पर सिचुएशन इसमें कैसी है कि एक्स एक्सिस पे 2 मीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका इमेज अंदर कहाँ मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन, कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। अब यहाँ पे 30, 45, 60 कुछ भी दे सकते हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 30 डिग्री। शांति रख, 30 डिग्री से हमने स्टार्ट किया। अब ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 है और वाई एक्सिस पे 0। तो इमेज कहाँ मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेंड अ परपेंडिकुलर रे टू मिरर। या तो पहले तो मिरर नहीं है वहाँ पे तो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और मिरर तो है तो एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्सटेंड करे बिना सिंपली ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर भी आपको इमेज मिल जाएगा इधर। अब ओरिजिन से ये 2 मीटर पे है तो इमेज भी 2 मीटर पे ही होगा। बाय सिमेट्री वी कैन से दैट। अब ये 2 आपको पता है, लॉजिकली आपको इतना करना है। ये आपके सामने ऐसा आ गया कि 2 मीटर पे यहाँ पे आपका ये चीज़ है 60 डिग्री पे। अब सिंपली इसके कोऑर्डिनेट निकालो x एंड y। इसमें रे ऑप्टिक्स का फंडा इधर खत्म हो गया। ये वेक्टर्स का काम है। वेक्टर्स में क्या करना होता है कि भाई दिस इज 2 मीटर्स एट 60 डिग्री, तो 2 का कॉस कंपोनेंट x होगा और 2 का साइन कंपोनेंट y होगा। हो गए दोनों कोऑर्डिनेट। चीजें एकदम सिंपली है, पर बीच में बोल बोल के यू आर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ऐसा है कि यू हैव टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चन। एकदम सिंपल चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दे तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। ये कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आज तक तो अपना तो स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो जाते। ये लास्ट लेक्चर ऐसा मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। कल से अगर एकदम टाइम पास ही करना है तो सीधा एनसीईआरटी कराऊंगा, कुछ नया नहीं कराऊंगा। एज इट इज एनसीईआरटी में आपको एक लाइन लिखी होती है, क्वेश्चन उसमें से आता है। एनसीईआरटी में सिर्फ हमको बोला है प्लेन मिरर इज लाइक दिस। उसका फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। पर क्वेश्चन उसका यूज कभी आएगा ही नहीं। क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कहाँ से आया ये तो कभी कराया ही नहीं। तो वो फैक्टर जहाँ पे मैं छूट जाता था कि भाई टीचर ने समझा दिया, ये दिस इज योर कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन कर लो। करना कैसे वो भी सिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक बार कि कैसे हो रहा है ये सब। एकदम सिंपल है, कुछ नया नहीं है। वेक्टर में आपने कंपोनेंट बनाने सीखे हैं 500 बार, यहाँ वही करना है। एक बार सिर्फ यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट लगा कि भाई जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ से परपेंडिकुलर रे बनाओ। वो जितने डिस्टेंस पे होगा उतने डिस्टेंस पे पीछे होगा। अब सिंपल कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो क्या होगा?
अब ये ट्रायंगल सोचो, ऐसा ट्रायंगल है, लॉजिकली इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ट्रायंगल ABC, तो AC क्या होगा? ये 2 का वैल्यू मुझे पता है, AC हमको फाइंड करना है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, क्या आएगा आंसर? tan 30 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी आपको याद आ रहा है वो क्या कर सकते हो इसमें। ये हाइपरटेनियस है, तो आई हैव टू अप्लाई sin 30। sin 30 का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपरटेनियस। ऑपोजिट कौन है? AC जो मुझे चाहिए। AC कौन है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अपॉन 2। sin 30 मतलब 1/2, तो AC का वैल्यू क्या आएगा? 1 मीटर। अगर ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर्स। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो लॉजिकली ये सब एक बार कराना पड़ेगा, तब आपको अटेम्प्ट करना समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आएगा क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अलग से गुजकेट के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे? जनवरी में आपका अटेम्प्ट है, जेई का पहला अटेम्प्ट, मिड जनवरी कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया एक दिन पहले। तो लेक्चर्स ऐसे रखने पड़ेंगे कि दोनों एक साथ चले। मैं बोल दूंगा कि ये बोर्ड्स वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मत करना, ये बोल रहा हूँ कि ये गुजकेट के लिए है, तो एक बार दिमाग तो लगाओ एटलीस्ट। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, खाली आपको रे ऑप्टिक्स का तो इतना ही पार्ट था कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर रे ऑप्टिक्स खत्म, फिर सब कुछ 11th का है और ये तो 9th का है। यू जस्ट हैव टू इमेजिन थिंग्स कि भाई ये ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है, 30 डिग्री है, तो sin 30 का फॉर्मूला लगाऊँ, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो दिस अपॉन दिस करूँगा तो आंसर आएगा। ये एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्टली किसी को लॉजिक सूझता नहीं है ऐसा कि ऐसा ही करना है। लिखो इसको, फिर दूसरा समझता हूँ।
चलो इधर ध्यान दो, क्या है आंसर इसका? सिंपल चीज, क्या करो, मिरर पे ऑब्जेक्ट को, इमेज को लाना है, तो ऑब्जेक्ट अलग जगह पे मिरर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड द मिरर, परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। तो क्या आया आंसर? 0 - 2। मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये आपके जेई के लिए बन गया। गुजकेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि एट विच एंगल प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट ऑब्जेक्ट और इमेज कन्वर्ट हो जाए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में। तो अगर वर्टिकल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, वर्टिकल पे आ गया, वर्टिकल एक्सिस पे आ गया, समझ में आ रहा है? तो मिरर को ऐसे एंगल पे, कौन से एंगल पे? तो 45 डिग्री के एंगल पे रखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट और का जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो लॉजिकली ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच ये करके दिखाया कि ऐसा पूछेंगे 45 डिग्री इज द एंगल एट विच ऑब्जेक्ट और इमेज हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट होता है। अभी तक जो इमेज हमने बनाए वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कोई लेंथ ऑब्जेक्ट अगर दिया है उसका इमेज बनाना है तो कैसे बनेगा? ये सबको समझ में आया? क्या करना है, नीचे नोट करके इतना लिख दो कि एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज का जो कन्वर्जन है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में हो सकता है। क्या हुआ भैया? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये सॉल्व हुआ? तो बातें बंद करो। इसमें क्या किया? कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ पॉइंट साइज इनफाइनाइट पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा, हमें करना क्या है, एक अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट दो लेने हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट रेज विच आर स्ट्राइकिंग दिस ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो ए से ये ऑब्जेक्ट अलग मान लेता हूँ, इसको अलग ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ, सेम डिस्टेंस पे होगा ए डैश, सेम डिस्टेंस पे होगा बी डैश। तो ऐसा इमेज मिलेगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या करना है? तो लेंथ ऑब्जेक्ट होगी तो भी ऐसे काम होगा। इमेज प्लॉटिंग फॉर लेंथ ऑब्जेक्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन खुद सोल्व करना है।
45 डिग्री। फाइंड आउट द इमेज। इमेज कहाँ मिलेगी इस पर्टिकुलर केस के लिए? अरे बस ना करोड़ा वो બધું। જો અહીંયા ભણાવવા માટે આવું છું એટલે એક લેવલની વસ્તુ નહીં બોલાતી અહીંથી, નહીં તો એવું બોલતો કાલથી ક્લાસમાં નહીં આવ્યો તો। હવે બહુ જોયા ચાલુ શોમાં હેરાન કરતા હોય ને એવાને માલ લે બરાબર નહીં, એટલે લિમિટમાં રહે હવે। એટલે મારી એક મર્યાદા છે એટલે નહીં બોલાતી અમુક વસ્તુ, પણ હવે શાંતિ રાખો, હવે બહુ થઈ ગયું હવે। ये सबको समझ में आया क्या हुआ? लॉजिकली वी नो द कंसेप्ट कि 45 डिग्री पे अगर मिरर होगा तो क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इफ एन लेंथ ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइकिंग एट द एक्स एक्सिस तो वेयर विल बी द इमेज? तो नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो 45 डिग्री पे प्लेन मिरर रखने से क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन जाता है। तो सिंपल लॉजिकली हमको आंसर पता था। अब ऐसे क्वेश्चन जेईई में बहुत सारे देखे गए हैं, पर कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि सपोज वी हैव अ क्लॉक, क्लॉक में 3:40 और 45 सेकेंड हुए हैं, तो व्हाट विल बी द टाइम सीन इन द मिरर? सपोज एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जो कार्स आगे चल रही है उसके रियर व्यू मिरर में जब उसका एम्बुलेंस दिखे तो हम सीधा पढ़ पाए उसको। मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को लेटरली इन्वर्ट कर देता है। तो नॉर्मली हमको इतना तो पता है। तो एम्बुलेंस के ऊपर असल में उल्टा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, ताकि जब कार उसके आगे होती है तो रियर व्यू मिरर में वो एम्बुलेंस सीधा दिखाएगी। समझ में आ रहा है? तो रियल लाइफ में रे ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। दैट्स वाई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। बोर्ड्स में भी इसको ज़्यादा वेटेज दिया है, 11 मार्क्स का वेटेज है। तो लॉजिकली अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो बाकी सब एकदम ईजी लगेगा। तो इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड दी हुई है, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और सबसे ईजी प्रोसीजर मैं सिखा रहा हूँ। पहले एक बार खुद से ट्राई करके देखो। 9, 20, 15 એવું નહીં થાય, હજી એક વાર વિચારો। ये देखो मिरर के सामने अगर ऐसा लिखा है MOU, तो मिरर के अंदर क्या देखेगा? UOM। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, पूरा स्पेलिंग देते हैं, कई बार इजी पूछना है तो मतलब कुछ के लेवल पे आप सोचो तो ऐसा आ सकता है कि वाई, ये क्लास NCERT में भी है कि वाई एम्बुलेंस इज रिटर्न एज
इन द बैकवर्ड फॉर्मेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर हैज़ द प्रॉपर्टी टू 920 अजी 1 मिनट विचार लो। 3:40 यहाँ कसा से चलो इधर ध्यान दो, थोड़ी 1 मिनट ले लो, अच्छी ले लो तो। चलो इधर ध्यान दो। देर आर सम मेथड्स बट वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, टाइम टेकिंग है। और किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको वो डार्क पेन लेके जानी है, डार्क पेन लेके जाओ, सिंपली ऐसा ड्रॉ करो। 3:40 मतलब 3 से थोड़ा आगे आगे होगा और 40 मिनट और 45 सेकंड, मतलब 40 से थोड़ा और आगे आगे होगा मिनट हैंड, और सेकंड हैंड मस्ट बी ऑन द एग्जैक्टली ऑन द 45, मतलब जो 45 का जो होता है वहाँ पे होगा। अब इसको उल्टा करके देखो तो आवर एंड कहाँ पे, 8 से थोड़ा आगे, तो 8 बजे होंगे, ये 19 पे है और 15 सेकंड। तो लॉजिकली कुछ दिमाग लगाना नहीं है, रफ पेपर लेना है, डार्क पेन लेनी है, तो मैं गुटी ने करो, हाथ जाओ से कोई बीजो ऑप्शन नहीं, आज आंसर आवશે, कारण ताकत एवो क्वेश्चन लिए आज आंसर आवશે। तो सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन मिरर इमेज का पूछते हैं तो सिंपल डार्क पेन लेके डार्क बनाओ, उल्टा करके पीछे देख लो, समझ में आ रहा है। कोई और मेथड करने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक मच मोर टाइम। ये बहुत, कोई भी बुक में टीसी पांडे में और एच सी वर्मा में बहुत हार्ड पैटर्न दी हुई है इसका आंसर लाने की, और ऐसा मैंने बहुत बार करके देखा, आंसर सही आ रहा है। तो दिमाग में यही रख लेना है कि हमको सिंपली क्या करना है, एक पेपर लेना है, डार्क पेन लेनी है, सादी पेन तो भी चलेगी, बस घूटो उसको बराबर, घूटी ना करो उनको करीन जो लोजे आवे आंसर। तो अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को लिख लो और उसमें नीचे नोट करके लिख लो कि डार्क बनाओ और उल्टा करके देख लो। पर सबसे पहले लॉजिकली तो इतना इधर ध्यान दो, लॉजिकली क्या देखना है कि 3:40 हुई है, तो कोई लोग ऐसा मत करना कि 3:40 ऐसा बनाओ। याद रखना है कि 3:40 मतलब आवर एंड थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, और मिनट एंड भी 45 मिनट्स है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, 40 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। तो सेकंड यहाँ पे होगी, पर 45 सेकंड हो चुकी है तो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, समझ में आ रहा है। 41 मिनट्स होने के जस्ट करीब होगा, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली आपको क्या सोचना है, लॉजिकली जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम उसको अच्छे से लिखो, कोई भी स्पेलिंग दिया हुआ है उसको अच्छे से डार्क लिखो। एम्बुलेंस कोई भी हार्ड स्पेलिंग अंदर देते हैं कि इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, तो वही स्पेलिंग डार्क लिखो, पेपर को उल्टा करके देख लो, जो आएगा वो आंसर। मतलब सिंपल, यहाँ से किसी भी एंट्रेंस में गुजसेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एम्बुलेंस को उल्टा किस स्पेलिंग से लिखा जाएगा, कैसा दिखेगा वो, 4 ऑप्शन होंगे, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली आपको डार्क बनाना है, पीछे देख लेना है, जो आएगा वो आंसर। ये टाइम देखने वाले क्वेश्चन अमूमन जेईई नीट के लिए है, तो टाइम वाले अगर बोर्ड्स वाले नहीं करेंगे तो चलेगा, बोर्ड्स वाले इसको लिख लें कि भाई कोई भी स्पेलिंग देंगे बड़े तो सिंपली स्पेलिंग को डार्क कर दो, पीछे देख लो, जो आएगा वो आंसर। तो इसका आंसर
आंसर लिखना है तो लिख लो 8:19 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। तो प्लेन मिरर से नॉर्मल जितने क्वेश्चन आ सकते थे जो हमारे सिलेबस में अभी तक हमने नहीं किए थे वो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मली प्लेन मिरर एकदम इजी टॉपिक है पर उसमें से ऐसा ट्विस्ट करके बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? तो एक जने समझ पड़ी नहीं एक कचरो बने આવા શોખને સપોર્ટ પછી કરું તમે લોકો બહાર ના નીકળતા હશે છૂટ્યા પછી અહીં જ બેસો। चलो बस बातें बंद, ये सब हो गया। तो आज का हेडिंग क्या था? प्लेन मिरर का कंसेप्ट, प्लेन मिरर का यूज़ करके कैसे इमेज प्लॉट करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे हमने सीख लिया। लॉजिकली कैसी इमेज प्लॉट होगी, प्लॉट होकर के हमें क्या दिखाई देगा, सब कुछ सीख लिया। अब क्या है कि इमेज फॉर्मेशन या इमेज प्लॉटिंग ऑफ अ प्लेन मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मिरर, कि मिरर से फ़र्क नहीं पड़ता, इमेज तो मिलेगी पर इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी दैट डज डिपेंड ऑन द इमेज दिखेगी कि नहीं वो मिरर पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? मिरर कहाँ पे रखा है, मतलब बाजू के रूम में मिरर है तो उसमें मेरी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? उस मिरर को यहाँ तक एक्सटेंड करो, उसके पीछे मेरी इमेज बन रही होगी, तो लॉजिकली इमेज बन तो जाएगी पर दिखेगी कि नहीं दिखेगी दैट डज डिपेंड ऑन मिरर कहाँ पे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो किसको दिखेगी? दैट इज द थियरी कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ पे मिलेगा? लॉजिकली हम सबको पता है, इसको एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर रे भेजो, जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिल गया इमेज। तो लॉजिकली इतना हमको पता है। पर अब फील्ड ऑफ व्यू क्या है? फील्ड ऑफ व्यू करने के लिए क्या करना है? सेंड अ रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द लोअर पार्ट ऑफ द इमेज मिरर एंड सेंड अनदर रे टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बोल सकते हैं इसको, अपर एंड लोअर एंड ऑफ द मिरर। दो रे भेज रहे हैं, दोनों क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से आप देखोगे तो आपको इमेज दिखेगी। इफ आई एम सेंडिंग हियर एज ऑब्जर्वर तो आपको इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी। यहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी? तो लॉजिकली दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू फॉर दिस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं वो मिरर पे डिपेंड करता है, प्लेसमेंट ऑफ मिरर पे। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, एक बार ड्रॉ करो इसको। फील्ड ऑफ व्यू फॉर प्लेन मिरर, સુધા ભાઈ બહુ ખુશ છે જે એટલે टाइम क्या हुआ मैंने कहा
from the object, send them to the lower end and the upper end simultaneously and observe where the reflected ray goes. जो दो reflected ray गए उसका बीच का जो region है that is called field of view. इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर. मिरर कितनी साइज का है, कहाँ पे रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इमेज फॉर्मेशन पे. इमेज तो फॉर्मेट होगा ही होगा, बट फील्ड ऑफ व्यू डज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मिरर. पिक्चर करवाने के बाद तो ऑब्जर्वर इज 2 मीटर away, 1 meter this, 1 meter ओके. चलो जब ध्यान दो. अगर ये क्वेश्चन किसी का भी सॉल्व हुआ तब जाके ये लेक्चर सार्थक जाएगा. कि कुछ भी आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. इफ़ यू नो इमेज फॉर्मेशन, इफ़ यू नो इमेज प्लॉटिंग एंड इफ़ यू नो फील्ड ऑफ व्यू, तो ये सॉल्व आपसे हो जाना चाहिए. अब कंसिडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. एक पाथ है जिस पे ऑब्जर्वर चल के जा रहा है. ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पाथ से 2 मीटर डिस्टेंस पे. मिरर रखा हुआ है यहाँ से 1 मीटर ऊपर और मिरर का साइज भी 1 मीटर है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 2 मीटर है. तो इमेज फॉर्मेट होगा तो ऑब्जर्वर को कहाँ से कहाँ तक दिखेगा. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? तो एजेंडा क्या होता है कि दिस वर द क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ये मुझे आपको समझाना होता है. तो इसको समझाने के लिए मुझे आपको क्या क्या सिखाना पड़ेगा. एक तो प्लेन मिरर समझ में आना चाहिए. डायरेक्ट प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस करके सॉल्व करा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, पर अभी 10 मिनट के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड विच आर द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो वो कंसेप्ट मुझे अलग से दिए नहीं थे, लेकिन आपको कराने पड़े कि अगर मिरर छोटा है तो भी इमेज बनेगा. समझ में आ रहा है कैसे लेक्चर्स प्लान्ड है. दिस वर द पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो मुझे आपको सिखाना चाहिए. कल हो जाना चाहिए था. आखी लाइन हमारा नहीं निकले. आ लोग घरे जाए પછી કઈ બેસજો બધા છોકરા અહીં બેસશે. જે ભાષા લોકો અમે નહીં બોલાય પછી બોલાશે ને આગળ લઈ પડો. બકવાસ બંધ હોય. इंटरनल डिस्कशंस नहीं चाहिए. खुद से सॉल्व होता है तो करो. અને આવા બધા નખરા કરો તો કાલથી ક્લાસમાં ના બેસીશ તું. જે હોય તો ચૂપ બેસ.
देखो भाई, जिसको एग्जाम नहीं देना है फिर भी दिस आर द थिंग्स जो आपका आईक्यू बढ़ाएगा। तो एक बार ध्यान देके एटलीस्ट समझो, ट्राई करो सॉल्व करने का, होता है तो थोड़ा आपका दिमाग और तेज होगा। लॉजिकल क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? ऑब्जर्वर इज वॉकिंग ऑन दिस पाथ, मिरर यहाँ पर रखा हुआ है 1 मीटर ऊपर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 से 2 मीटर, मिरर से भी 2 मीटर। वी हैव टू फाइंड कि इमेज तो बनेगा तो कहाँ बनेगा? सबसे पहले वो आंसर देना है, कहाँ बनेगा इमेज, कहाँ बना भाई? ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है, तो इमेज कहाँ पे मिलेगा? हाँ, सिंपल लॉजिक क्या लगाना है? पर हाँ, इसको एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर रे भेजो, वापस भी ऐसे ही आएगा, मतलब यहाँ से 2 मीटर दूर कहीं पे आपको इमेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इमेज भी फॉर्मेट हो गया, इमेज मिल गया, कहाँ मिल गया वही पता है। अभी ऑब्जर्वर यहाँ चलते चलते आगे जाएगा तो कौन से पर्टिकुलर रीजन के लिए वो इमेज को देख पाएगा? तो अब फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के बाद सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो। सिंपल 3 स्टेप का क्वेश्चन है। इमेज प्लॉट करो, इमेज प्लॉट करके फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, फील्ड ऑफ व्यू करके सिमिलर ट्राइंगल्स जो मैं कल से बात कर रहा हूँ वो ढूंढो, तो आंसर आ जाएगा। ये हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन जो करा है उसका एक मेथड है, वो आपको अलग से नोट कर लेना है। जैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने का क्या मेथड था कि भाई सिमेट्रिकल डायग्राम है, डायरेक्टली आप फाइंड करो कंपोनेंट्स, आंसर आएगा। दुनिया का कोई अलग का हुआ है तो स्लोप फाइंड करो, आंसर आएगा। उसके बाद मिरर का इमेज कहाँ पे मिलेगा, उसको सिंपली क्या करना है, मिरर को एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, उसका भी आंसर मिल जाएगा। फिर फील्ड ऑफ व्यू सीखा कि भाई कहाँ से कहाँ तक उसको दिखेगा। अब वो दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन बन के पूछा हुआ है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पीछे का कोई कंटेंट आपको आना जरूरी नहीं है। ये पूरा नया फंडा है, ये सीखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है हर साल, कोई भी एग्जाम માટે। રે ઓપ્ટિક્સ આવડશે તો 11 માર્ક મફતના છે બોર્ડ્સમાં। એકદમ ઇઝી ચેપ્ટર છે, ખાલી તમને લોજિકલી થોડું જ્યોમેટ્રી આવડવું જોઈએ। નહીં આવડતું હોય તો આવડી જશે। कल मैंने बताया था कि आज के लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर आएंगे उसमें जो भी डायग्राम बनेंगे उसके लिए ट्राई टू ब्रिंग 2 और 3 कलर्स पेन, ऐसे 2-3 कलर के पेन रखने का ट्राई करो ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। जब मैं इमेज बनाऊंगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, घर जाके जब आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई यूज 2 और 3 पेन्स, और कौन सा रे कहाँ से कहाँ गया वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब सिंपल फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाओगे? इधर सेंड 2 रेस, 1 एट द लोअर एंड 1 एट द अपर एंड। तो यहाँ से 2 रे भेजने ऑब्जेक्ट से, ये समझ में आया क्या हुआ? आंसर तो जुओ पड़શે यार। ના ના એ મીટરનો રિજિયન આવશે, આટલો बताई दो। हमारा एक स्टेप लगी सब जाते कर ली जाते। ये अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या किया, मिरर को एक्सटेंड किया, इमेज बनाया। उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू बनाया। सिंपल फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं, एक रे भेजो लोअर एंड पे, एक रे भेजो अपर एंड पे, दोनों को रिफ्लेक्ट करो। अब क्या करना है, इसको मान लो x, इसको मान लो d, ये पूरा मान लो y। नाउ फाइंड द सिमिलर ट्राइंगल्स।
सिमुलेट, अब कौन से पर्टिकुलर रीजन में वो देख पाएगा इमेज को, ये एक्स वाले रीजन के लिए, तो इतना आंसर मुझे मिल जाएगा तो उतने रीजन पे वो देख पाएगा। समझ में आ रहा है? पर ये सब कुछ मीटर में होगा। मान लो उसने 10 मीटर चले तो 10 मीटर में से कितना पोर्शन ऐसा है जिसमें उसको दिखा, तो उसका एक ही नंबर में आंसर आएगा। देयर विल बी नो रेंज 3 से 4 3 से 6 ऐसा नहीं, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर કેટલા રિજિયન સુધી એને देखा છે। 3 मीटर इज द आंसर। ऑप्शन में જેવું હોય એ રીતે મગજમાં રાખ। 3 જશે। नाउ फाइंड आउट सिमिलर ट्रायंगल्स। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पहला ट्रायंगल ये बनेगा, एक्स चाहिए तो एक्स कैसे आएगा, वाई माइनस डी, तो डी ले आओ एक्स ले आओ तो क्या, या फिर वाई ले आओ। पर एंगल कहाँ पता है हमको, पर एंगल नहीं खबर अपने तो कई खबर। हाँ 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये था सिमिलर ट्रायंगल भी वही करके देगा। इधर ध्यान दो, दिस इज योर ट्रायंगल। इधर ध्यान दो, ये और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सेम ट्रायंगल है, नहीं समझ पड़ती। इधर ध्यान दो, आई इसको नाम दे दो ए बी आई, तो ट्रायंगल ए बी आई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश आई। ये ए बी आई हुआ, ये ए डैश बी डैश आई हुआ, दे बोथ आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। अब रेशियो लेना है, 1/2 इज इक्वल टू d/2 + 2 + 2 6, तो d इक्वल टू क्या आया 6/2 3 मीटर, तो ये मिला 3 मीटर्स। नाउ फाइंड सेकंड सिमिलर ट्रायंगल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है? तो 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू y/6, तो 2 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू 6 आएगा। इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करो, 6 - 3 तो x इक्वल टू 3, तो 3 मीटर के रीजन तक। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली पूरा क्वेश्चन लिख के, ये 3 उसके स्टेप्स थे, प्लॉट एन इमेज, ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू, देन फाइंड सिमिलर ट्रायंगल्स एंड सॉल्व फॉर x। શું તકલીફ છે તને? Go